नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन और उसके साथ में 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और इस सेक्शन में हम 15 क्वेश्चन मैथ के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, जिसमें हम ना जो मैथ और रीजनिंग का पूरा सेक्शन है वो कवर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप यहां से पढ़ोगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके जो मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें से 20 में 20 क्वेश्चन राइट करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन उनके लिए है जो पिछली बार एग्जाम में फेल हो गए थे और इस बार वो तैयारी करने से थोड़ा सा कतरा रहे हैं। तो उनके लिए है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। जैसे ही अगर आप अपने टारगेट को थोड़ा सा, आपको किसी ने बोल दिया कि मुझे तो ये बोलता है, वो बोलता है, ये बनेगा, नहीं बन पाया हो, तो बहुत सारे क्या है इससे घबरा जाते हैं और अपने जो टारगेट है उसको छोड़ देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई आपकी निंदा करता है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को पा लेते हो ना, तब फिर वो जो निंदा करते हैं वही लोग बोलते हैं कि हाँ, मैंने तो बोला ही था पहले कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर जाएगा, ये कामयाब हो जाएगा। तो जो निंदा करने वाले होते हैं उनकी भी अपनी राय बदल जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो निंदा करता है या कोई आपकी आलोचना करता है तो वो आपको मजबूत करने का काम करता है, उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, निंदा करने वाले एक दिन आपकी तारीफ जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेक्शन। पहला क्वेश्चन देखो अपना गणित का, 1 से 15 तक गणित है और फिर बाकी रीजनिंग के हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है और z बराबर 3 है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy z का मान क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल में हमें x y z का मान यहाँ दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है, ये मान यहाँ पर रखना है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 का क्यूब, प्लस y की वैल्यू है 2 तो 2 का क्यूब, प्लस z की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब, माइनस 3, बीच में कुछ नहीं तो गुणा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसको सरल कर लो। ठीक है, तो देखो 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस, अब ये तीनों इनको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा अपने पास 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 6 तिया 18। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस प्लस की संख्या कौन सी है, तो ये तीनों नंबर प्लस में है, इनको जोड़ लो, तो 1 और 8 9 और 27, ये हो गया अपने पास 36। और अगर इसमें से मैं 18 माइनस कर दूंगा तो 36 में से 18 गया तो क्या बचेगा अपने पास 18। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल जो है ये आयु संबंधी से है कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है, 4 वर्ष बाद इन दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष होगा, तो आज मोहन की उम्र क्या होगी। एक तो देखो मोहन है और एक इसका पुत्र है। ठीक है, और इनकी जो वर्तमान आयु है वो क्या कहती है कि मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुना है। 5 गुना का मतलब अगर मान लेते हम पुत्र की आयु 1 साल है तो यह कितना हो जाएगा 5x साल, तो इनकी आयु का अनुपात भी यही होगा। ठीक है, 5x अनुपात x। अब इसने कहा कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, ये बात कहाँ जा रही है भविष्य के अंदर। ठीक है, और कितने साल आगे जा रही है 4 साल। अब देखो मोहन की आज उम्र क्या है 5x, तो अगर 4 साल बाद की उम्र पूछ रहा है तो 4 साल उसमें जोड़ दो, तो मोहन की जो आज उम्र है वो 5x है, इसमें जोड़ दो 4 साल। और पुत्र की उम्र क्या है आज, तो पुत्र की है x, तो इसमें भी 4 साल ऐड करनी है, क्योंकि उम्र जो बढ़ेगी वो ध्यान रखना पिता की भी बढ़ेगी और पुत्र की भी बढ़ती है। अब ये कह रहा है कि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का जो टोटल है वो कितना है 44 साल, दोनों की आयु का टोटल कितना है 44। अब ये समीकरण इसको सरल कर लो बस। ठीक है, तो देखो 5x और x कितना हो गया अपने पास 6x प्लस 4 और 4 8 बराबर में है 44। ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 8। अब 44 में से 8 गया तो अपने पास क्या बच रहा है
6x बराबर 36, और 6 से कितनी बार कटता है ये 36? 6 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6। 6 को यहाँ रख दो, तो पुत्र हो जाएगा 6 साल का, और पिता हो जाएगा, या 6 से गुणा कर दो इसको, 6 पंजो 30 साल का, यानी मोहन की जो वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना, ये अनुपात समानुपात से है कि यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 7 है और b अनुपात c बराबर है 8 अनुपात 9, तो ac का मान क्या होगा? देखो ab की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 अनुपात 7, और bc की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 अनुपात 9। हमसे क्या पूछा है? a अनुपात c का मान क्या होगा? तो देखो ध्यान रखना, या ab है और bc दे रखा है, और हमसे ac का पूछ रहा है, तो ध्यान रखना a, b और c, पहले इन तीनों का मान निकलेगा, उसके बाद AC का मान निकलता है। AC का मान कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ABC तीनों का मान निकालना पड़ेगा। अब AB कितना दे रखा है अपने पास? 6 अनुपात 7। BC कितना दे रखा है अपने पास? 8 अनुपात 9। अब देखो यहाँ पर AB के नीचे AB की वैल्यू लिखनी है, BC के नीचे BC की वैल्यू लिखनी है। अब कुछ खाली जगह दिख रही होगी आपको, इस खाली जगह को भर दो। कैसे भरते हैं? तो यहाँ जो बराबर में नंबर है वो लिख दो, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख दो। अब इसको सरल कर लो, कैसे? आगे गुणा करना है इसको, ठीक है। तो 6 को 8 से गुणा किया तो 8 6 48, 7 को 8 से गुणा किया तो 8 7 56, और 7 को 9 से गुणा किया तो 7 9 63। ये जो मान आया ये किसका आ गया? ए, बी और सी का। अब हमसे पूछा है बताओ ए सी का मान क्या होगा? ए अनुपात सी का। तो ए का मान कितना है अपने पास? 48, सी का मान कितना है? 63। ये नंबर कट रहा है, इसको हम काट सकते हैं। 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा अपने पास। 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, तो 16 अनुपात 21। अब और नहीं कट रहा है, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है और इसकी दो भुजाएं 5 अनुपात 8 के अनुपात में है, तो भुजाओं की लंबाई क्या होगी? ठीक है, दोनों लंबाई दे रखी है, ये हमें पता करनी है। क्या दे रखा अपने पास? सबसे पहले तो देखो एक आयत, ये आयत है, ठीक है। इसने कहा कि इनकी भुजाओं का अनुपात है 5 अनुपात 8। तो अगर मैं इसको 5 मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 8। तो 5 अनुपात 8 है, तो इसको मैं 5x और 8x मान लेता हूं। अब इसने कहा इसका परिमाप 39 है। परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 39। क्या होता है परिमाप? तो ध्यान रखना, परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में है 39, ठीक है। अब देखो 2 की जगह 2 रहने दो। लंबाई कितनी है इसकी? 8x। चौड़ाई कितनी है? तो इसकी 5x हो जाएगी, बराबर में है 39, ठीक है। कोष्टक को सरल करते हैं तो 8x और 5x हो गया, 8 और 5 13x, और 13x को 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 26x, बराबर में है 39। 26 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग के अंदर। अब देखो ये नंबर किससे कट रहा है? 13 से। तो 13 तिया 39, 13 दूना 26। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 1.5। 1.5 को दोनों से गुणा कर दो, ठीक है। तो अगर मैं 8 को भी 1.5 से गुणा करता हूं और 5 को भी 1.5 से गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा 15 × 120 12 सेंटीमीटर, और 15.75 7.5 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई 12 और चौड़ाई 7.5, या 7.5 और 12, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना जनसंख्या या तो बढ़ती है या फिर घटती है, ठीक है। अब देखो वर्तमान जनसंख्या सबसे पहले तो यहां लिख दो, कितनी दे रखी है? वर्तमान की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 64,000, वो यहां लिखनी है सबसे पहले। अब इसने कहा हर साल 10% की दर से वृद्धि होती है। वृद्धि दर क्या है? 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% वृद्धि का मतलब कि 100 की वो हो गई 110, यही होता है 10% वृद्धि। यानी अगर मान लो उस शहर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है तो 100 में जोड़ के लिख दो 110/100,
100। अब 3 साल के लिए तो इसको 3 बार लिख दो, 110 बटा 100, 110 बटा 100। अब ध्यान रखना यहाँ इतना बड़ा नंबर है तो घबरा मत जाना, क्योंकि इसके ज्यादातर जीरो में से जीरो कट जाते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर कितने जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6, इनसे ये 6 जीरो पूरे कट गए। क्या बचा अपने पास 64 इंटू, देखो 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब होता है 1331। अब 1331 को 64 से गुणा कर लो, 4 एकम 4, इकाई अंक 4, देखो यहाँ इकाई अंक एक ही संख्या में है 4, तो इसका गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 85,184। तो 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या जो 64,000 थी वो क्या हो जाएगी 85,184। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपना कि 476, 1386 और 1246 का मैसे पे क्या होगा। मैसे पे मतलब यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, किसी नंबर का अलग अलग रख के गुणनखंड कर दो। 476 का, 1386 का और 1246 का, ठीक है। अगर मैं इसका गुणनखंड करता हूं तो यहाँ पर देखो 2 का भाग जाता है 2, 3 और 8, 238 बार। फिर 2 का भाग जाता है यहाँ पर 1, 1 और 9, 119 बार। देखो 119 में 7 का भाग जाता है, तो 7 एकम 7, 7 7 49, 17 बार। और 17 में किसका भाग जाएगा 17 का, ठीक है। अब इधर देखो, फिर अगर हम 2 का भाग देते इसमें तो 2 छिक्के 12, 1 बच गया, 2 नम 18 और 2 तिया 6। 3 का भाग जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 231। देखो 231 में किसका भाग जाता है 3 का चला जाएगा, 3 7 21। फिर अपने पास कितना बच गया 2, फिर 3 7 21। 77 में 7 का जाता है 11 बार, और फिर 11 में 11 का 1 बार, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें अगर अब ढूंढ सकते हैं कॉमन, ठीक है। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, 7 इस दोनों में भी कॉमन मिल रहा है, तो 7 और 2 ही कॉमन चल रहा है। बाकी 17 इसमें नहीं है, और 3 इसमें है लेकिन इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। चाहो तो इसको भी देख सकते हो, इसका भी गुणनखंड कर लो। 2 का इसमें 6, 2 और 3, फिर 2 का भाग देखो इसमें नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, 6 और 3 9 और 2 11, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जा रहा है। क्या देखो 7 9 63, 7 का चला जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 7 8 56, बच गया अपने पास 6 और 7 9 63, 89। और 89 खुद एक अभाज्य संख्या, तो इसमें 89 का एक बार जाएगा। अब देखो कॉमन क्या है, तो देखो एचसीएफ का मतलब कॉमन ढूंढना है, यानी सब में 2 कॉमन आ रहा है, और फिर देखते हैं तो ये 7 कॉमन चल रहा है, तो 7 और 2, 2 इंटू 7, 7 दूना क्या हो जाएगा 14, और यही कॉमन है, तो 14 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति को एक कार 1,56,600 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई, तो उसकी कितने रुपए की हानि हुई है, ठीक है। देखो कितने में बेचा इसको 1,56,000 रुपए में, तो इसको कितने परसेंट की हानि हुई है 13% की। तो बताओ कितने रुपए की हानि हुई। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हानि कितने रुपए की हुई है, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें क्रय मूल्य क्या मान लेता हूं, इसको क्रय मूल्य 100 मान लेता हूं, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना 13% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 87, ठीक है। 100 की चीज 13% हानि पर बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है 87 में। और बेचने पर व्यक्ति को कितने रुपए में बेचा है, तो ये क्या है विक्रय मूल्य है 1,56,600 रुपए विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी हानि कितनी, चाहो तो तुम इसकी हानि डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर इसका क्रय मूल्य निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रय मूल्य आ जाएगा तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में से घटा देना, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अपने पास 100 इंटू 1,56,600 बटा में 87, ठीक है। देखो 87 का भाग देना हमें 1,56,000 के अंदर कितनी बार जा रहा है ये देख लो, ठीक है। देखो 3 से कट रहा है तो इसको 3 से काट दो पहले, तो 3 दूना 6 और 3 नम 27, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 0 का 2 0, 29 का भाग जाता है,
तो 29 एकम 29 बच गया अपने पास यहाँ 23 और 8 बार, ठीक है। 29 का भाग 8 बार जाता है किसमें, 132 में, और 2 जीरो का 2 जीरो। 1800 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 1,80,000 रुपये क्या आ जाएगा उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य कितना आया 1,80,000, विक्रय मूल्य कितना था 1,56,000। तो हानि कितने की हुई है, हमसे सिर्फ हानि पूछ रहा है, तो 1,56,600 रुपये इसमें से घटा दो तो अपने पास बच जाएगा ये 400 और 3 और अपने पास 7 में से 5 गया तो 2, 23,400 रुपये। 23,400 रुपये की इसको हानि हुई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में बड़ा था क्वेश्चन ये, बाकी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। और ये ध्यान रखना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको इजी लगेंगे, कुछ हार्ड लगेंगे, तो ये कंप्लीट आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। अगला देखो 50 + 70 का 20% क्या होगा। सवाल पूछा हमसे, कोष्टक 50 + 70 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100, ठीक है। सबसे पहले कोष्टक सरल होता है, तो 50 और 70 कितना होता है 120 गुणा 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 12 दूना 24, तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, समकोण त्रिभुज के में कर्ण कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको 3 से 4 क्वेश्चन में पेपरों में इस क्वेश्चन को देखा है। क्या कहा इसने कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अंदर ध्यान रखना, ये आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज से एक थ्योरम बनती है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस की थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसी थ्योरम से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण, वो कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, ये जो कर्ण है वो कितनी भुजा, तो ये 2 भुजा है, इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी आमों की संख्या का 17% 1360 है तो कुल कितने आम है, ठीक है। देखो 17% की वैल्यू कितनी है 1360, तो 17% बराबर है 1360। तो पूछ रहा है कि कुल कितने हैं, तो कुल 100% होते हैं, तो कुल आम कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। तो 17 को x से गुणा किया तो 17x बराबर 1360 गुणा 100, ये 17 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में, 17 से कट रहा है 8 बार, 0 का 0, 8 को 100 से गुणा किया तो 80 को 100 से गुणा किया तो 8000, तो कुल आमों की संख्या कितनी हो जाएगी 8000। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 6x² - 25x - 14 का गुणनखंड करना है। एक द्विघात समीकरण दे रखी है अपने पास, 6x² - 25x - 14 बराबर है 0, ठीक है। द्विघात समीकरण के अंदर ध्यान रखना, अगर यहाँ कोई नंबर आ जाए तो सबसे पहले इस नंबर को इससे गुणा करो, 14 छीके क्या हो जाएगा 84। अब सिंबल देखो, मैं सिंबल से ही करवाता हूं, अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि देखो अगर माइनस प्लस, मैं एक बार वापस बना देता हूं सिंबल। क्वेश्चन जो होता है वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला और दूसरा सेम होता है, तीसरे का चौथे में है, चौथे का तीसरे में है। ये एक छोटे से सिंबल की स्टोरी याद कर लो, आपके द्विघात समीकरण चुटकी में सरल हो जाएगी। क्वेश्चन अगर प्लस प्लस में हो तो आंसर प्लस प्लस में आता है, क्वेश्चन प्लस और माइनस में हो तो आंसर प्लस माइनस में आता है, क्वेश्चन माइनस प्लस में हो तो आंसर माइनस माइनस में आता है, और क्वेश्चन अगर माइनस माइनस में हो तो आंसर माइनस और प्लस में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो माइनस और माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा माइनस और प्लस के अंदर, ठीक है। इतना याद रखना बस। अब देखो 2 ऐसी संख्या सोचनी है हमें जिसको गुणा करने पर तो 84 आए
और जोड़ने और घटाने पर या जोड़ने या घटाने पर 25 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं? तो देखो 28 और अगर मैं 3 को गुणा करता हूं तो 28 या 84 होता है, और 3 में से 28 गया तो माइनस का 25 भी बचता है। तो वो नंबर क्या होंगे? 28 और 3। अब कुछ नहीं करना है, इस नंबर को यहाँ लिख दो 6x और इधर भी 6x और इसको कोष्टक में क्लोज कर दो। अब अगर ये नंबर कटा है तो इसको काट दो, तो ये 2 से कटता है, 2 तिया 6 और 2 से ये 14 बार, ठीक है। इसी तरह ये 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 14 और 2x प्लस 1। देखो ऑप्शन नंबर सी में परफेक्ट आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, देखो आपको सारणी पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर सारणी पता नहीं है तो मैं एक बार बना देता हूं यहाँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की सारणी। देखो सबसे पहले अपने पास होता है साइन, फिर आता है कोस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक और फिर आता है कोसेक थीटा, ठीक है। अब एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब सारणी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, सिंपल लाइन है, 0 1 2 3 और 4, सबको याद रह जाएगी ये 0 1 2 3 4। इसमें हमेशा 4 का भाग दे दो। किसका भाग देना है? 4 का, और सबका अंडर रूट कर दो। सबका क्या करना है? अंडर रूट करना है, और जो वैल्यू आती है वो यहाँ नीचे लिख दो, ठीक है। देखो 0 में 4 का भाग जाएगा 0 बार, और 0 का रूट क्या होता है? 0, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। 1/4 कटता नहीं है तो रूट 1 का मान 1 ही होता है, रूट 4 का मान 2 होता है, तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। 2/4 कटता है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, रूट 1 का मान 1 ही होता है, रूट 2 का मान नहीं निकलता तो रूट 2। ये नहीं करता है तो रूट 3 का मान रूट 3 ही होता है, रूट 4 का मान निकलता है, क्या होता है? 2। 4 में 4 का भाग 1 बार और 1 का रूट 1 होता है। ये अपने पास जो वैल्यू आई है वो साइन की वैल्यू आई है। अगर साइन की वैल्यू आ गई तो बाकी वैल्यू भी आराम से आ जाएगी। साइन के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस की, ठीक है। अब साइन की बाद कोस की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इधर से लिख देना है बस इसको। तो उधर 1, फिर है √3/2, फिर है 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? कोस की। अब निकालते हैं हम किसकी? टेन की वैल्यू, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? तो ध्यान रखना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। साइन में अगर हम कोस का भाग देंगे, अब भाग कैसे देना है? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इस संख्या के इसमें भाग दे दो। तो देखो 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आता है, इसमें इसका भाग देना है, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस नंबर ये और ये समान है, कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे √3। फिर इस ये नंबर देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। या देखो बेस नंबर बराबर है, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा? √3 और नीचे 1 बच रहा है। तो ध्यान रखना 1 का कोई मतलब नहीं है भाग में, छोड़ दो उसको। और 0 में अगर हम 1 में अगर हम 0 का भाग देते हैं तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी नंबर में 0 का भाग देने पर उसकी वैल्यू अनंत आती है, इन्फिनाइट आती है। अब अपने पास आ गया 10 का। 10 के बाद हम निकालेंगे कोट, ठीक है। कोट उधर से लिख दो 10 को, इन्फिनाइट √3 1 1/√3 और 0। ये किसका मान आया अपने पास? कोट का। अब निकालते हैं सेक और कोसेक, ठीक है। अब सेक की वैल्यू क्या होती है? तो कुछ भी नहीं करना है, देखो ये कोस को आपको पलट के लिखना है बस। जैसे ये 1 है, 1 को पलट कर लिखेंगे तो 1 ही आएगा, इसको पलट के लिखेंगे तो 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2/1 और 1 का कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ दो। इसको पलट के लिखेंगे तो 2 आएगा, और इसको पलटेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसका मान क्या होगा? अनंत, ठीक है। क्यों आएगा? देखो 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान के पलटेंगे तो ये आएगा, और इसका मान क्या होता है? अनंत। कोसेक इसी का उधर से लिख दो,
अनंत 2 √2 2/√3 और 1। अब यहां से इसका मान निकालना, हमसे पूछा है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30, तो ये देखो ये कोसेक है और 30 ये है, तो इसका जो मान है वो क्या आ रहा है 2। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 और कोस 60 का मान क्या होता है तो 1/2, और यही वैल्यू हमें यहाँ नीचे रखनी है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2। ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो, प्लस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करके इसको सरल कर लो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर सिंपल 2 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब तीनों को जोड़ लो। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा, 1 का 4 बार 4 चौक 16, फिर 2 का 2 बार 2 एकम 2 और 4 का 1 बार 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 19/4, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गोला है, क्या है ये, एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616। गोले का क्या दे रखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में है 616। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर में है 616। अब देखो 4 की जगह हम 4 रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r² बराबर में है 616। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा 7 × 616, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा होगा, तो r के साथ जो रहेगा वो नीचे जाएगा, 4 × 22। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, 2 से कट रहा है ये 308 और ये कट रहा है 11 बार। 4 से इसको काटते हैं, 4 × 7 28 और बच गया अपने पास 2, फिर 4 × 7 28 और 11 का भाग 77 में 7 बार। ठीक है, 7 को 7 से गुणा किया तो r² बराबर हो गया 49, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, √49 का मान क्या होता है सबको पता है 7। अब त्रिज्या r इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये रेडियस बराबर क्या है 7। हमसे क्या पूछ रहा है बताओ उसका व्यास कितना होगा, तो व्यास हमेशा ध्यान रखना इस त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, तो 7 का दुगुना क्या हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है, √289 और √255 का मान क्या होगा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर नंबर हमेशा याद होने चाहिए, तो √289 की वैल्यू जो हमेशा 17 होती है और 225 का मान 15 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट में निकाल के बताओ √256/√144 बराबर क्या होगा। इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, राम एक काम को 10 दिन में, मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, राम कितने दिन में करता है 10 दिन में, मोहन कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो राम की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी 1/10, मोहन की क्या हो जाएगी 1/15, दोनों मिलकर दोनों को जोड़ दो मिला दो। ठीक है, जोड़ने के लिए एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 एकम 3 और 15 का 2 बार 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया 5/30। उल्टा करेंगे तो 30/5 और 5 का भाग 30 में 6 बार, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे 6 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो ये था अपना मैथ का सेक्शन। अगला सेक्शन हम देखते हैं रीजनिंग का, 16 से 20 तक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक सीरीज दे रखी है, इसका अगला पद क्या होगा। सीरीज क्या है 2, 6, 14 और 30। बताओ इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो 2 का 6 कितना प्लस कर रहा है 4, 6 का 14 कितना प्लस कर रहा है ये 8, 14 का 30 या 16 प्लस कर रहा है। तो अब कितना प्लस करेगा, देखो अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो हर बार दुगुना हो रहा है। 2 का 4 का दुगुना 8, का दुगुना 16, का दुगुना 32 और वो इसमें जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 32 और 30 62, जो ऑप्शन नंबर डी है। एक आदमी
दक्षिण दिशा की ओर मुख ये खड़ा हुआ है, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इधर हमेशा पूर्व दिशा होती है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, और आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर वे घड़ी की दिशा में 135 डिग्री, देखो घड़ी की दिशा में मतलब वो अपने दाईं ओर घुमा है, ठीक है, घड़ी की दिशा मतलब दाईं ओर कितना घुमा है, 135 डिग्री। उसके बाद वे घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में थी, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब होता है बाईं ओर, सॉरी, घड़ी के विपरीत मतलब वामावर्त यानी बाईं ओर घुमा है 135 डिग्री, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में 135। इसके बाद वे घड़ी की सुई की दिशा में 180, तो घड़ी की सुई की दिशा दाईं ओर होता है 180, ठीक है। देखो घड़ी इस तरफ घूमती है तो ये इस तरफ जो घूमना होता है वो दायां हाथ ये होता है, और ये बायां हाथ है, तो घड़ी के विपरीत इधर है और घड़ी के और इधर होता है। अब हमें यहाँ देखना है बस कि वो किधर ज्यादा घूम रखा है, दो ही एंगल में घुमा ये, एक तो घड़ी के विपरीत 135, घड़ी की दिशा में 180, बस हमें यहाँ देखना है कि किधर ज्यादा घूम रखा है। तो हम देखते हैं कि दाईं ओर 180 डिग्री घूम रखा है, ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस देखो 45 डिग्री, घड़ी के दाईं ओर कितना घूम रखा है 45। अब इसको दाईं ओर घुमा दो, तो देखो इसका मुंह अगर दक्षिण में है तो इसका दाईं ओर किधर होगा, इस साइड में, और इस इधर अगर हम सिर्फ इसको 45 डिग्री घुमाते हैं तो इसका मुंह अब यहाँ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इधर आएगा तो ये टोटल 90 डिग्री घूमेगा, लेकिन हमें 90 नहीं घुमाना है, सिर्फ 45 घुमाना है। तो अब इसका मुंह है इधर, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, देखो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो यह क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि किसी कोड में डॉटर को TERDAUGH लिखा जाता है तो एप्टीट्यूड को क्या लिखेगा, ठीक है। देखो अपने पास DAUGHTER और इसका कोड क्या है, इसका कोड है TER और DAU और GH। ये पूछ रहा, बताओ एप्टीट्यूड का कोड क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सारे जो वर्ड है वो इसमें आ रखे हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा है। अब कैसे घुमा फिरा के दिया है वो हमें ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले इन तीनों वर्ड को ये यहाँ पर लिख रहा है, फिर लास्ट की तीन वर्ड को ये फर्स्ट में लिख रहा है, और GH जो है वो इसको यहाँ लिख रहा है, यही कर रहा है, और सेम काम हमें वहां पर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट के तीन वर्ड ले रहा है, फिर लास्ट के तीन वर्ड ले रहा है, और बीच के दो वर्ड ले रहा है, और इन दो वर्ड को देखो लास्ट के तीन वर्ड को आगे लेकर आया तो लास्ट के तीन वर्ड है और ये हो जाएंगे UD, इसको हम आगे लेकर आ जाते हैं। फिर इसने फर्स्ट के तीन वर्ड इसके बाद लिखे, तो फर्स्ट के तीन वर्ड यानी A, P और T यहाँ लिख दो, और लास्ट में क्या लिख दो IT, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा TIT। देखो सब में TIT, फर्स्ट में UDE इसी में आ रहा है UDE AP TIT, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सीरीज दे रही है अपने पास 5, 25, 125, 625 और 3125। बताओ इस सीरीज का अगला पद क्या होगा। देखो 5 का 125, 5 का 25 5 गुना होता है, फिर 125 का 25 का 125 5 गुना होता है, फिर 125 का 5 गुना 625 होता है, 625 का 5 गुना भी 3125 होता है। तो अभी कुछ नहीं करना है, हमें इसका भी 5 गुना कर देना है, ठीक है। और 3125 का 5 गुना होता है 15,625, ठीक है। अगर गुणा करेंगे तो 25 25, 5 दूना 10 और तो 12, हासिल का 1 5 और 1 6 और 15, 15,625। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्परेरी को EPRSOYOYM लिखा जाता है और एक्सक्यूज को लिख रहा है PGNVXP। तो बताओ अश्योर को क्या लिखा जाएगा। देखो वर्ड अपने पास एक तो टेम्परेरी है और एक एक्सक्यूज है, और इससे इसका कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें, चाहो तो तुम इसको इसके नीचे भी लिखकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये टेम्परेरी है ना, तो ये T फर्स्ट वर्ड है, तो इसका कोड ये क्या है E, ठीक है। इसी तरह E का कोड क्या हो जाएगा P, M का कोड R, और O का कोड P का कोड S हो जाएगा, O का कोड A हो जाएगा, Y का कोड R, O का फिर वापस A, इस तरीके से लिखा गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अश्योर, अब देखो श्योर करना है कि ये अश्योर जो वर्ड है
ये इन तीन दोनों वर्ड से मिलाकर बना हुआ है क्या। ए यहाँ पर भी है अपने पास, देखो एस ये रहा, यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है और ई ये यहाँ पर है। तो इसका जो कोड है वो इसी से मिलकर बनेगा। देखो ए यहाँ पर थर्ड में लास्ट में है, ठीक है, और थर्ड लास्ट में यहाँ क्या लिख रहा है ओ, तो ए का कोड क्या हो जाएगा ओ। एस देखो यहाँ सेकेंड लास्ट में है और यहाँ पर सेकेंड लास्ट में क्या है एक्स, तो एस के दोनों एक्स के कोड क्या हो जाएंगे डबल एक्स। और यू देखो, अगर यू देखते हैं तो यहाँ लास्ट से थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ लास्ट से थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा वी, यानी यू का कोड क्या है वी। आर अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो दो जगह है आर और यहाँ दो जगह क्या है वाई, तो आर का कोड क्या हो जाएगा वाई। और ई देखो इसके फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो इसके फर्स्ट में भी पी है लास्ट में भी पी है, मतलब ई का कोड क्या हो जाएगा पी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ओ एक्स एक्स वी वाई पी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।